गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सैयद माजिद अली कॉलेज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे शिक्षा में नवाचार। शिक्षा में नवाचार में अपनाए जा रहे कार्यक्रमों के श्रेणी में आज हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाली सभी विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के अंदर हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समय के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा कि भारत के संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अर्थात संविधान के अनुसार हमारे देश में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, जिसको हम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की श्रृंखला में। उसके सबसे पहले परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की बेहतरी की अधिकार प्राप्त है, लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसी अनिवार्य मूलभूत अधिकार भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 के अंत में भारत में 94% ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा थी। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 से 51 में जहां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों के नामांकन लिया था, वहीं वर्ष 1997 से 98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 हो गई। उसी प्रकार वर्ष 1950 से 51 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी, जिसकी संख्या 1996 से 97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002 और 2003 में 6 से 14 वर्ष के आयु के 82% बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100% तक पहुंचाना है। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संविधान के संशोधन 86वें संविधान संशोधन के बाद भारत में लगातार सर्व शिक्षा अभियान पर कार्य किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी दृढ़ता और सुदृढ़ता को बढ़ाए जाने के लिए सरकार अपने प्रयास कर रही है। अतः हम सभी को भी सरकार के इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम, अर्थात एक निश्चित समय सीमा हो जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संपूर्ण बालकों और बच्चों को
उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। पूरे देश के लिए गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब, अर्थात संपूर्ण देश में ऐसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो जिससे संपूर्ण बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर शिक्षा में कोई परिवर्तन न मिले और संपूर्ण शिक्षा को एक जैसा ही बनाया जा सके। आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंध समिति, ग्रामीण व शहरी गंदी बस्ती, स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संगठन, माता शिक्षक संगठन, जनजातीय स्वायत्तशासी परिषद और अन्य जमीन से जुड़े संस्थाओं को प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन सभी संस्थाओं का मूल्यांकन और उसको जोड़ने का प्रयास किया गया जो मनुष्य के स्तर को बढ़ावा देता है, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सहयोग प्रदान करता है। पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार के बीच सहभागिता, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र से लेकर स्थानीय संस्थाओं तक का मूल्यांकन करना और उसको आपस में जोड़कर बच्चों के लिए उपयोगी कार्यक्रम तैयार करना ही सर्व शिक्षा अभियान का मूल लक्ष्य होता है। राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टि विकसित करने का सुनहरा अवसर, अर्थात हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक राज्य अनेक भाषाओं को अपनाते हैं। इसी भाषाओं के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपनी मातृभाषा को ध्यान में रखकर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को सरलता से और सुगमता से उनकी शिक्षा का विकास कराना ही सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की। मुख्यतः देखा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, अर्थात इसके उद्देश्य को निर्धारित करना बड़ा ही कठिन परिणाम हो सकता है। फिर भी इसके कुछ मुख्य उद्देश्यों को इसमें शामिल करते हुए इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक, अर्थात वर्ष 2005 तक वैकल्पिक रूप से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान कराई जाए, अर्थात वो जैसे प्राप्त करना चाहते हों वैसे राज्यों को इसका कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी गई। विद्यालय में बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता कराई गई, अर्थात जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालय जाने में असमर्थ थे उनको बैक टू स्कूल के शिविर के अंतर्गत पुनः प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया और समस्त बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। और वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2007 तक समस्त 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें, अर्थात सभी बच्चों का मूल्यांकन करते हुए वर्ष 2007 तक यह नीति निकाली गई कि 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा सभी बालक पूरी कर लें। नंबर 4, सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने एक निश्चित समय अवधि तय की कि इस समय अवधि के अंतर्गत जिन छात्र छात्राओं ने शिक्षा अधिग्रहण नहीं की है वह इसमें मूल्यांकन करके अपना नामांकन कराकर शिक्षा का स्तर को बढ़ावा दें और हमारे कार्य में सहयोग प्रदान करें। नंबर 5, अब बात होती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए।
संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा हो, जिसमें जीवन उपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि 8 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात एक बालक अपने संपूर्ण जीवन को जीने में सफल हो सके। नंबर 6, स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेदभाव को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त किया जा सके। अर्थात स्त्री और पुरुष और जातिवाद का जो भेदभाव था उसे वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त किया जा सके, ताकि बालक आगे चलकर इन भेदभाव से दूर रहे और अपने जीवन को सरलता से आगे बढ़ाए। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना, अर्थात संपूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के द्वारा एक बनाई गई क्राइटेरिया में समस्त बच्चों को विद्यालय के अंदर आना अनिवार्य कर दिया गया। अब वर्ष 2010 तक इसमें बने रहने तक यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। अब बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्यस्थ के प्रतिमानक अथवा कार्यक्रम। सर्व शिक्षा के क्या कार्यक्रम हैं, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य वित्तीय प्रतिमानक हैं, जैसे कि नंबर 1 शिक्षक। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक वर्ग के लिए 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिस विद्यालय में एक कक्षा में 40 बच्चे हैं वहाँ पास 1 शिक्षक अनिवार्य रूप से होगा। नंबर 2 स्कूल वैकल्पिक स्कूली सुविधा। प्रत्येक निवास स्थान लगभग घर से 1 किलोमीटर के भीतर राज्य मानक के अनुसार और नए स्कूल खोलने या उन गांवों या आदिवासी क्षेत्रों में EGS के समान स्कूल की स्थापना का प्रावधान। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में निवास स्थान के अनुसार लगभग 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अनिवार्य कर दी गई, जिससे बालक और बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र। आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे बच्चों की संख्या के आधार पर प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। अर्थात प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके बालकों के उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। अब बात कर लेते हैं अध्ययन कक्ष क्लासरूम की। प्रत्येक शिक्षक या प्रत्येक वर्ग या श्रेणी के लिए एक कक्ष जो भी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल के नीचे हो, वहाँ इस प्रावधान के साथ कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बरामदा सहित 2 कक्ष के साथ 2 शिक्षक का प्रावधान हो। उच्च प्राथमिक विद्यालय या वर्ग में हेडमास्टर के लिए एक अलग कक्ष का प्रावधान हो। अर्थात एक प्राथमिक विद्यालय में एक बरामदे के साथ 2 कक्ष होना अनिवार्य है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में
2 कक्ष और एक बरामदे के साथ साथ एक हेडमास्टर का कक्ष होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं निशुल्क पाठ्यक्रम की। प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए राज्यों द्वारा दी जा रही निधि वर्तमान में राज्य योजना के द्वारा प्रदान की जाती है। यदि कोई राज्य प्रारंभिक वर्गों में बच्चों की दी जाने वाली पाठ्य पुस्तक के मूल्य पर अधिकांश रूप से वित्तीय सहायता दे रही है तो ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों द्वारा वहन की जा रही राशि का भाग राज्यों को आर्थिक सहायता के रूप में देय नहीं होगा। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों को निःशुल्क दिया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिविल कार्य की। पीएबी द्वारा प्रत्यक्ष परियोजना के आधार पर पूरी परियोजना अवधि वर्ष 2010 के लिए स्वीकृत निधि के अनुसार सिविल कार्य के लिए कार्यक्रम निधि पूरी परियोजना लागत के 33% की सीमा से अधिक नहीं होगा। 33% की इस सीमा में भवन के मरम्मत व देखभाल पर होने वाला खर्च शामिल नहीं होगा। हालांकि किसी खास वर्ष में वार्षिक योजना के 40% तक सिविल कार्य के लिए स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि उस वर्ष कार्यक्रम के विभिन्न घटक को पूरा करने के लिए खर्च निर्धारित किया गया हो, लेकिन यह खर्च पूरी परियोजना के 33% की सीमा के अंतर्गत होगी। स्कूली सुविधा में सुधार, प्रखंड संस्थान केंद्र, टोला संस्थान केंद्र के निर्माण के लिए टोला संस्थान केंद्र का उपयोग अतिरिक्त कक्षा के रूप में किया जा सकता है। कार्य भवन के निर्माण पर होने वाले किसी खर्च का वहन नहीं किया जाएगा। जिला आधारभूत संरचना का योजना तैयार करेगी, अर्थात विद्यालय शुरू होने के पश्चात प्रतिवर्ष 33% खर्च सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य द्वारा देय होगा। इसमें बिल्डिंग के मरम्मत के लिए पैसे सम्मिलित नहीं होंगे, वह पैसे सिर्फ और सिर्फ बच्चों की शिक्षा के लिए लगाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्कूल भवन की देखभाल एवं मरम्मत की। स्कूल की मरम्मत केवल स्कूल प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से होगी। स्कूल समिति के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवर्ष 5,000 रुपये तक सामुदायिक शिक्षा के तत्व अवश्य शामिल होंगे। भवन की देखभाल और मरम्मत पर की गई खर्च को सिविल कार्यों के लिए निर्धारित 33% की सीमा रेखा के भीतर गणना करते समय शामिल नहीं की जाएगी। निधि केवल उन स्कूलों के लिए उपलब्ध होगी जिनका तत्समय अपना भवन उपलब्ध हो, अर्थात स्कूल की मरम्मत के लिए वह खर्च केंद्र सरकार या राज्य सरकार तब देगी जब स्कूल की बिल्डिंग स्कूल की निश्चित हो, वह सरकारी हो। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्य के प्रतिमानक के अनुसार ईजीएस का नियमित स्कूल के उन्नयन या नए प्राथमिक स्कूल की स्थापना के बारे में। प्रति स्कूल 10,000 रुपये की दर से TLE का प्रावधान है। स्थानीय संदर्भ एवं जरूरत के अनुसार TLE का चयन एवं अर्जन में शिक्षक एवं अभिभावक की संलग्नता जरूरी है।
अर्जन के सर्वश्रेष्ठ तरीके का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति स्कूल ग्राम स्तरीय वैध निकाय निर्णय लेगी। ईजीएस केंद्र के उन्नयन से पहले उसका 2 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य संचालन जरूरी है। शिक्षक और कक्ष के लिए प्रावधान, अर्थात नए स्कूल को बनाने के लिए अभिभावक और शिक्षक तथा स्थानीय निकायों की सहायता अनिवार्य मानी जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए TLE अनाच्छादित स्कूलों के लिए 50,000 रुपये प्रति स्कूल की दर से स्थान विशेष रूप से जरूरत के अनुरूप, जिसका निर्धारण शिक्षक स्कूल समिति करेगी। विद्यालय समिति शिक्षक के परामर्श के अर्जन के सर्वश्रेष्ठ तरीके का निर्णय करेगी। यदि वित्तीय लाभ हो तो स्कूल समिति जिला स्तरीय अर्जन की सिफारिश कर सकती है। चलिए आप बात कर लेते हैं स्कूल निधि की। अकार्यशील स्कूल उपकरण को बदलने के लिए प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की दर से प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपयोग में पारदर्शिता होगी। केवल ग्राम शिक्षा समिति SMC के द्वारा खर्च किया जाएगा, अर्थात स्कूल में होने वाले खर्चों को 2,000 रुपये प्रति दर से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खर्च किया जाएगा और यह शिक्षा समिति और AMC के द्वारा खर्च किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा निधि की। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक 500 रुपये उपयोग में पारदर्शिता होगी, अर्थात संपूर्ण चीज़ें निःशुल्क होने के पश्चात विद्यालय के अंदर जो खर्च होता है उसमें शिक्षक 500 रुपये उपयोग में पारदर्शिता कर प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगा सकता है। अब बात कर लेते हैं बालिका शिक्षा, प्रारंभिक बाल देखभाल व शिक्षा। अनुसूचित जाति जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए मध्यस्थता, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामुदायिक कंप्यूटर शिक्षा के लिए नवीन गतिविधि कार्य की जाती है। प्रत्येक नवीन परियोजना के लिए 15 लाख रुपए तक और जिले के लिए प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपए तक का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान पर लागू होगा। अर्थात नवीन शिक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष 15 लाख रुपए और जिला स्तर पर प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपए का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान करती है। ECCE और बालिका शिक्षा मध्यस्थ के लिए इकाई लागत पहले से ही चल रही योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत होगी, अर्थात बालिकाओं के लिए चलाए गए समस्त कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ जाते हैं और इसे ECE के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब निष्कर्ष के रूप में हम लोग बात कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 के बाद संपूर्ण भारत में शिक्षा का एक विशेष प्रावधान शुरू हो गया, जिससे देश में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आज लगभग प्रत्येक बच्चा शिक्षित है और अपने प्रारंभिक जीवन के साथ साथ अपने आरंभिक जीवन को बढ़ाते हुए वह संपूर्ण जीवन की शैलियों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत सीख सकता है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके।